प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे विज्ञान में लेसन 9। लेसन का नाम है सजीव। सजीव में मैंने रेगिस्तानी जीवों के बारे में समझाया था। आज अपन पढ़ेंगे पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जीवों के बारे में। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इसमें तेज हवाएं चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों और जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे पढ़ेंगे। देखो, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव, इनके फोटो देखो इसमें बने हुए हैं। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहाँ घूमने गए हो तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे हैं, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य वृक्ष क्षेत्रों में देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों को सहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ये वृक्ष सामान्यतः शंकु आकार होते हैं। इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां मुड़ी हुई होती है। इसमें वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी यहाँ की परिस्थिति के अनुकूलन होते हैं। उनकी त्वचा मोटी होती है। फर ठंड से बचाव करती है। उदाहरण, शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। इसके बाद पढ़ेंगे घास स्थल। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमिले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र में दिखाया गया है। हिरण और शेर का चित्र देखो। फिर आगे लिखा है, इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे किस प्रकार स्थित है? क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श्व में? शेर के अगले पैर में नख लंबे होते हैं जिन्हें वह पादंगुलियों यानी पाद की अंगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है? उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उसे घास और सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। और हिरण और शिकार को भी पता नहीं चलता कि चेहरे के सामने आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी शेर जैसे जंतुओं जो उसे अपना शिकार बनाते हैं की स्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह आसानी से अपनी जान बचा सके। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। कुछ जलीय आवास समुद्र
कुछ जलीय आवास। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में चर्चा कर चुके हैं। दूसरे, बहुत से समुद्री जीवों का शरीर भी धारा रेखीय होता है, जिसमें वो जल में सुगमता चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र में गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनके गिल होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होता। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा बात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा होगा? तालाब एवं झील। क्या आपने तालाब, झील, नदियों, नालों में पौधों को उगे देखा होगा? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहाँ दिखाई देने वाले पौधों को बाहर निकालिए। इन पौधों की पत्तियाँ, तने, जड़ किस प्रकार व्यवस्थित है। देखिए, चित्र में समुद्री पौधे दिखा रखे हैं। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती है, यानी कि जो जलाशय है उसमें नीचे मिट्टी होती है, उसमें ये स्थिर रहती है। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल खनिज पोषकों के अवशोषण की महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला और हल्का होता है तथा तना जल की सतह वृद्धि करता है। जब पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय एवं पतले रिबन की तरह होती है। यह बढ़ते जल में सरलता से मुड़ जाती है। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है, जिससे जल इसके बीच में रहता है और पत्ती को क्षति नहीं पहुंचाता। आगे पढ़ेंगे हमारे आसपास के इसमें मेंढक आमतौर पर तालाब में रहता है। यह तालाब के जल और स्थल दोनों में रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे मजबूत होते हैं, जो छलांग लगाने के लिए शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इसके पश्चपाद की जलयुक्त पादंगुलियाँ होती है, उन्हें तैरने में सहायता करती है। हमने केवल कुछ ही जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय 7 में सुझाए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब तक आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों एल्बम तैयार करें तो उसमें कितनी विविधता होगी। हमारे आसपास के जीव। हमने विभिन्न आवासीय क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधों जंतुओं की चर्चा भी की। क्रियाकलाप 1 में विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों एवं जंतु की सूची बनाई। कल्पना कीजिए यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन कौन से उदाहरण हैं। आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं की सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्प लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जलवायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रकाई। वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के कुछ उदाहरण है। इनमें से सजीव अपने चारों ओर पाई जाने वाली उन वस्तुएं के विषय में सोचिए। उन्हें निर्जीव, सजीव समूह में बांटिए।
कुछ प्रकरणों में हमारे लिए ये आसान होगा। शेष हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।